हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी स्वागत है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनका भी स्वागत है। और अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हैं यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट्स और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो हमारा है वो अगेन जो रिफ्यूज़ल जिनका है उनके लिए है। वो बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं स्लॉट्स के लिए। स्लॉट उनको मिल नहीं पा रहे हैं अभी भी, और जो यूएस कॉन्सुलेट्स हैं वो बोलते हैं कि आप प्रॉपर चेक करते रहिए स्लॉट के लिए। स्लॉट रेगुलरली इशू हो रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, उनमें से पता ही नहीं लग पाएगा आपको कि कौन सा स्लॉट रिफ्यूज़ल के लिए है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार चेक कर सकते हैं, 2 बार चेक कर सकते हैं, उसके बाद में फिर वो आपको लिमिट एक्सीड आ जाएगी कि आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है आज के चेक करने की। तो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि समझ नहीं पाता बच्चा कोई भी कि स्लॉट को कैसे उठाया जाए। तो जो प्रॉपर स्लॉट ओपन होंगे वो अभी बता रहे थे कि ये अगस्त के मिड में ही ओपन करेंगे, ऐसी न्यूज़ आई थी अभी बीच में। तो और अभी ये बोल रहे हैं कि जो स्लॉट हैं उनमें आप सर्च कीजिए और आपको मिल सकता है स्लॉट अभी भी। लेकिन बात सारी फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि आपको पता कैसे लगे कि आपको स्लॉट कौन सा है। वही कोई एक दो स्लॉट अगर रिलीज़ होता है तो होता है, लेकिन वो किसी के हाथ लगता ही नहीं है। तो आपने ये सोचना है कि अब वो स्लॉट उठाना है तो कैसे उठाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि स्लॉट जब हम सर्च करते हैं तो आप एक बार सर्च करेंगे, 2 बार सर्च करेंगे, उसके बाद जो क्लिक के काउंट्स है वो पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट उठाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो या तो आप किसी की हेल्प लीजिए स्लॉट उठाने के लिए, और मैं आप सबसे ये बोलूँगा कि अगर आप खुद से भी उठा सकते हैं स्लॉट, आपको लगता है कि आप खुद से स्लॉट उठा लेंगे, तो फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पूरा टाइम दे सकते हैं साइट पे, तो यही इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो टाइम नहीं होता लोगों के पास ज़्यादा, क्योंकि उनके खुद के पर्सनल काम भी होते हैं, और वो कितनी बार चेक कर पाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इतने में लिमिट ही एक्सीड हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पे प्रोसेस चला जाता है, तो जिसकी वजह से कि स्लॉट उठाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि अगर आप स्लॉट उठाना चाह रहे हैं और आप उठा नहीं पा रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको स्लॉट उठाने में प्रॉब्लम आएगी अभी, या उठा नहीं पाएंगे, तो आप सबको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी की हेल्प ले लीजिए। अगर आप किसी को ऐसे बंदे को नहीं भी जानते कि जो आपकी हेल्प कर सकता है स्लॉट के लिए, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगा आपको कि अभी जैसे कि जिनका अगस्त में है अभी एडमिशन स्टार्ट है, जिनका डेट है क्लास स्टार्ट की अगस्त के अंदर, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और ये एम्बेसी को भी समझना चाहिए कि अब जो बच्चे रिफ्यूज़ल वाले हैं उनके स्लॉट उनको निकाल देने चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जिन्होंने I-20 अभी दी हुई है, अगस्त की डेट है जिनमें, तो वो उनको रेफ़र करना पड़ जाएगा और फिर से लंबी वेट का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप भी अपनी तरफ से थोड़ा ट्राई कीजिए, स्लॉट जल्दी मिल जाए आपको। और जैसा कि मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि अगर आपका प्लान है जाने का, तो आप 6 महीने पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जाने के लिए। ऐसा नहीं है आपने सोचना है कि अगस्त में मेरा एडमिशन है तो फिर मैं 1-2 महीने पहले स्टार्ट करूँगा और वो आराम से हो जाएगा काम, तो वो इतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि फिर आपको वही प्रॉब्लम आएगी प्रोग्राम डेफर वाली। अगर आपको स्लॉट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर से बस वो डेफर में ही रह जाओगे आप प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपने डेट पे फोकस करना है, डेट पे फोकस करके रखिए और अपनी तैयारी पूरी रखिए। इंटरव्यू के लिए भी
और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए भी आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इतनी मुश्किल से आप स्लॉट वगैरह आपको मिला है अगर, और आप बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू तक पहुँचे और आपने इंटरव्यू के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, और अगर वहाँ से वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो फिर आपको फिर लंबी वेट का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले डेट पे फोकस करना है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करना है, जो डॉक्यूमेंट आपने शो करने हैं इंटरव्यू के टाइम पे, और तीसरी चीज़ पे फोकस करना है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज और इंटरव्यू में आपने आंसर कैसे करने हैं। इस चीज़ के लिए आपने प्रिपेयर करना है बिल्कुल ही। तो अगर आप इन 3 स्टेप को अगर आप बिल्कुल सही तरीके से ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आएगी कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी से अपने सपने पूरे कर सकते हैं यूएस में जाके स्टडी करने के। तो और मैं उन लोगों को भी बोलूँगा कि जो अभी लोग I-20 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी वाला इनटेक मिल जाए, तो भाई वो इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो I-20 है वो काफ़ी सारी पेंडिंग चल रही हैं यूनिवर्सिटीज़ की, और वो प्रायोरिटी तो उनको ही देते हैं जिनका प्रोग्राम डेफर हुआ होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास I-20 होती है, वही वो लोग डेफर कर देते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि जिन्होंने ये I-20 डेफर की है उन्हीं को ही मतलब मिल जाए सीट। तो उसमें क्या है कि जो अभी फ्रेश वाले हैं वो उनको बाद में ही देखेंगे, सबसे पहले नंबर तो उन्हीं का आना है जिन्होंने ऑलरेडी I-20 मंगवा रखी है, जिनके पास ऑलरेडी I-20 है और जिन्होंने ऑलरेडी I-20 को डेफर किया है। तो पहला चांस तो भाई उन्हीं का बनेगा, 100% बनेगा। और रही बात अभी जो अभी फीस भर रहे हैं और अभी I-20 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि I-20 में टाइम लग सकता है आपका, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पूरा मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना सीट फुल चल रही है। और जो I-20 इशू हो चुकी है कॉलेज से वो भी बहुत सारी हो चुकी हैं इशू, और वो यही चाहेंगे कि इन्हीं I-20 से उनके सीट्स फुल हो जाएं ताकि उनको प्रोसेस करने में दोबारा प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए वो जो प्रायोरिटी है वो उन्हीं लोगों को देते हैं जिनका प्रोग्राम डेफर हो चुका होता है। तो आपने सबसे पहले तो अपनी जो डेट्स हैं उनके लिए ही सोचना है, उसके बाद आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तब जाकर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि जितने भी बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि अभी I-20 के लिए अप्लाई करना है, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप I-20 के लिए अप्लाई कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन डेट को ज़रूर ध्यान में रखना कि डेट मेन चीज़ है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास एक एक डेढ़ साल से I-20 है, बट लेकिन उनके पास अभी तक डेट नहीं है। अगर आपके पास I-20 है, आपने कुछ भी फ़ीस पे की हुई है, सर्विस फीस पे कुछ भी आपने पे किया हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास में एक डेट नहीं होगी तो वो सब चीज़ें बेकार हैं। वो चीज़ें तभी काम आएंगी जब आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी। और मैं यही बोलूँगा कि डेट पे फोकस सबसे पहले करना होगा आपको, क्योंकि जब आपके पास डेट होगी तभी आप स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर के लिए आपके पास कितना टाइम है और इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कितना टाइम है। तो सबसे जो इसमें ज़रूरी चीज़ निकल के आती है वो यही है कि आपने जो प्लान करना है, जो अभी नया प्लान कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि आप ये लगा के चलो कि आप 6 महीने पहले से अपना तैयारी शुरू कर दें। अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं यूएस में, ऐसा नहीं है कि आपको पता है लगा है कि अभी डेट्स ओपन होंगी और आपने आज ही आप फीस पे कर रहे हैं और फिर I-20 के लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि I-20 आपकी लेट आए और हो सकता है जल्दी आ जाए। I-20 चलो जल्दी भी आ गई, पर लेकिन उसमें एक चीज़ और भी होती है, जो यूएस वीज़ा वेटिंग टाइम होता है, सबसे पहले आईडी वो टाइम कंप्लीट करती है, उसके बाद ही स्लॉट शो होने स्टार्ट होते हैं। उसमें ये रहेगा कि जब आप अपनी फ़ीस पे कर रहे हैं तो आप एक बार यूएस वीज़ा वेटिंग टाइम ज़रूर चेक कर लें अपनी कॉन्सुलेट का, जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो उतने दिन कंप्लीट करेगी, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि जो
आपका टाइम पीरियड रहेगा, इसको आपको बिल्कुल मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैनेज करके नहीं चलेंगे तो या तो फिर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, और अपॉइंटमेंट मिल गई तो फिर आप डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, और अगर आपने डॉक्यूमेंट भी कर लिए तो फिर इंटरव्यू प्रिपेयर के लिए आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपको अपने फंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप फंड्स कैसे शो कर रहे हो, कितने शो कर रहे हो, कितना आपका लिक्विड फंड है, और आपने फंड शो करने के लिए आपने क्या क्या मेथड यूज़ किए हैं। और दूसरी चीज़, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने क्या क्या अचीव किया हुआ है, और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आ जाइए अपने कोर्स के ऊपर, जो भी कोर्स आपने सिलेक्ट किया होगा आप उस कोर्स के बारे में अच्छे से पढ़िए, और उनके जो जो कोर्स में लेक्चरार होंगे, जो कोर्स के मॉड्यूल्स को आपको पढ़ाएंगे, उनके बारे में भी अगर आप नॉलेज थोड़ी निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसमें बिल्कुल क्लियर बोल सकते हैं कि आपने ये कॉलेज क्यों चुना है। आपके पास आंसर होगा प्रॉपर, क्योंकि अगर आपने कॉलेज की साइट पे जाकर उनको देखा होगा कि उन्होंने क्या क्या गोल अचीव किए हैं यूनिवर्सिटीज़ ने, आपके कॉलेज ने, तो आप वो बता सकते हो कि इस कारण मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है। और फिर आप वो अगर आपसे पूछते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चीज़ चूज़ किया है, तो वो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका मिक्स करके आंसर आप कर सकते हैं, वो भी इजी हो जाएगा। उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि हाँ ये कोर्स तो आपका यहाँ पर भी अवेलेबल हो सकता है, आपकी कंट्री में भी हो सकता है, तो फिर आप यूएस क्यों जाना चाह रहे हैं इस कोर्स के लिए। तब फिर आपकी वही चीज़ें काम आएंगी जो मैंने अभी आपको बताई है। जैसे कि आप उनके लेक्चरर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप उनके लेक्चरर्स के बारे में बता सकते हैं कि मैंने बहुत रिसर्च किया है नेट पे कि जो इनके ये लेक्चरर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और जो उनके पढ़े हुए स्टूडेंट हैं लेक्चरर्स के, उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। आप इस टाइप से आंसर तैयार कर सकते हैं उसके लिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपके मन में कोई क्रॉस क्वेश्चन रहता है कि अगर उन्होंने ऐसा पूछा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर अगर उन्होंने क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकाला या आपके आंसर में से ही क्वेश्चन निकाला, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी आ रही है और आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, और या फिर जो अपॉइंटमेंट्स उठाने वाले कंसल्टेंट हैं वो बहुत ज़्यादा आपको चार्ज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और मैं यही बोलूँगा कि सबको कि अपना जो प्लान है वो बिल्कुल सही तरीके से ही आप बना के चलेंगे, तभी आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे आसानी से। नहीं तो आप अपनी ही परेशानियों में, अपनी ही टेंशन में बैठे रह जाओगे, और होना क्या है, रिफ्यूज़ल, उसके बाद क्या है, फिर से वही प्रोसेस। तो इसलिए आप तैयारी जब करें तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ही तैयारी करें। ऐसा मत सोचिए कि मुझे आज इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आज नहीं भाई, ऐसा मत करना। स्टेप बाय स्टेप चलना। 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, 3 स्टेप अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। 3 स्टेप मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो जब आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, सबसे पहले आपने अपनी डेट पे फोकस करना है, अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर। जब आपको अपॉइंटमेंट डेट आपकी मिल जाएगी, उसके बाद में आपने 5-6 दिन में जितनी जल्दी हो सके और जितने एक्यूरेट हो सके उतने आपने डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लेने हैं प्रॉपर तरीके से, और उसको सही तरीके से फाइल में मैनेज कर लेना है। और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी में आपने लग जाना है। जब आपका इंटरव्यू होगा, और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ लेना, इंटरव्यू के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा आपको, तो उसके लिए भी आप थोड़ा वेट कीजिए। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 1-2 दिन में आपको एक वीडियो दे दूँ बना के इंटरव्यू के लिए भी। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू के रिलेटेड भी अगर एक्सप्लेन करके पूरा वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट मुझे कॉल करके या मुझे व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन मुझसे पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू के लिए, और प्रिपेयर करवाने के लिए बोलते हैं कि सर हमको प्रिपेयर करवा दो आप इंटरव्यू यहीं पर ऑनलाइन ही। तो मैं उनको भी प्रिपेयर करवा देता हूँ। और दोस्तों फ्रेंड, मैं इस चीज़ का कोई भी चार्ज नहीं लेता, क्योंकि देखो जितनी मुझसे हेल्प होती है स्टूडेंट्स की मैं उतनी हेल्प करता हूँ, और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ मैं उतनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट करें।
तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो था वो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आ गया होगा कि मैंने किस लिए वीडियो बनाया है। ये स्पेशल उन लोगों के लिए था, एक तो जिनकी पहले रिफ्यूज़ल आ चुकी है, और दूसरे उन लोगों के लिए था जो अभी सोच रहे हैं कि हमें I-20 अप्लाई करनी है अभी, और जो अभी डेट्स आएंगी वो हमारी डेट छूट जाएंगी। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अभी आप अगर प्लान कर रहे हैं इस टाइप का, तो आप कोशिश कीजिए कि I-20 जल्दी से जल्दी आपके हाथ लग जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल I-20 हाथ लगने में 2 से 3 महीने भी लग रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 2 से 3 महीने में ही I-20 मिल रही है। और अगर आप सोचते हैं कि अभी फटाफट से मुझे I-20 मिल जाएगी और फटाफट से काम हो जाएगा, तो अब ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो रिफ्यूज़ल स्टूडेंट्स हैं और या फिर जिनके प्रोग्राम पहले डेफर हो चुके हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन्हीं को ही प्रायोरिटी पे रखेंगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी I-20 है और उन्होंने ऑलरेडी प्रोग्राम को डेफ़र किया है, तो उनकी सीट्स तो ऑलरेडी पक्की हैं पहले ही। ठीक है, और ऐसा भी मत सोचिए कि कितने लोग डेफ़र कराएंगे। डेफ़र कराने वाले लोग बहुत सारे हैं भाई। जितना जितना लोगों का वीज़ा अप्रूव हुआ है उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने प्रोग्राम को डेफ़र कराया है, और प्लस में वो लोग भी बीच में जुड़ जाते हैं जिनका रिफ्यूज़ल आ जाता है, वो भी अपने I-20 को फिर डेफ़र करा देते हैं। ठीक है, तो डेट्स मेन है, डेट के लिए ही सारी मारोमार है जितनी भी है। तो आप सबसे पहले डेट पे फोकस करना है आपने, उसके बाद ही आपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, फाइल तैयार कर दी है। उसके बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, लेक्चरर्स के बारे में पढ़ना है और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाना है। तब आपके चांस बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। 3 स्टेप मत भूलना, 3 स्टेप मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वो स्टेप बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा कि आपने अपॉइंटमेंट उठानी है, और फिर दूसरा स्टेप ये रहेगा कि आपने अपनी जो फाइल है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको अच्छे से मैनेज करके प्रिपेयर कर लेना है। और लास्ट चीज़ है, वो लास्ट जो स्टेप है वो रहेगा कि आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उस सिटी के बारे में पढ़ना है जहाँ पर आप जाएंगे, और लेक्चरार्स के बारे में पढ़ना है जो आपको उन मॉड्यूल्स में पढ़ाएंगे। तो अगर आपके पास इतनी भी जानकारी होगी ना, तो ये सफिशिएंट है जानकारी कि आपका वीज़ा इंटरव्यू बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। क्योंकि उन लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है इंटरव्यू के लिए कि वो बहुत ज़्यादा डीपली जाकर पूछें। उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो आपके ऊपर 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हार्डली, मतलब जिस पे उन्हें डाउट होता है ना कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ झोल कर रहा है, उस पर भी वो 5-7-8 मिनट लगाते हैं। नहीं तो अगर अप्रूव करना होता है वीज़ा, उनको लगता है कि आंसर बिल्कुल सही दे रहा है और प्रॉपर दे रहा है, और इसने जो DS 160 में इंफॉर्मेशन फिल की है वही इंफॉर्मेशन के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट ये आंसर कर रहा है हमें, तो उनके वीज़ा के चांस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और उनको वीज़ा भी जल्दी मिल जाता है। और उनसे वो ज़्यादा देर बात भी नहीं करते हैं, 4 से 5 मिनट में ही वो उनको फ्री कर देते हैं, उनको वीज़ा अप्रूवल दे देते हैं, या ग्रीन स्लिप बोलते हैं आप उनको, ग्रीन स्लिप उनको दे देते हैं कि आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने यही चीज़ ध्यान रखनी है, 3 स्टेप को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अलग टॉपिक पे कुछ वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो में बना दूंगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा आप सबको, कि जैसे आप समझते हैं कि इंटरव्यू के टाइम पर आपने कैसी ड्रेसिंग सेंस डालनी है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपने कुछ ऐसा आलतू फालतू अनाप शनाप नहीं डालना है। आपने बस एक डिसेंट सा डालना है, जो आप नॉर्मल कैजुअल डालते हो वही डालना है। ऐसा नहीं है कि आप कोट पैंट टाई लगा के जा रहे हो भाई, ऐसा नहीं करना है, वो वैसे ही फिर शक की निगाहों से देखते हैं। आपने नॉर्मल जो आप कपड़े डालते हो, नॉर्मल कपड़े ही डालने हैं आपने। और बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा अच्छे से कि इंटरव्यू में किस टाइप की ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैनेज कैसे करना है। तो उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो मैं उसके लिए बना दूँगा। और अब अगर मैं B1 B2 वालों के बारे में कहूँ, भाई B1 B2 वालों, आप तो बिल्कुल तैयार रहो, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स आपके लिए तो निकलती रहती हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, अभी तक जितने भी लोगों की अपॉइंटमेंट्स हमने उठवाई हैं, वो लगभग अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी अपॉइंटमेंट नहीं उठी हो। कोई 1 या 2 ही बचे हुए हैं बच्चे, वो भी जिनका रिसेंट रिफ्यूज़ल था, सिर्फ वही 1-2 बचे हुए हैं। उनका भी मैंने बता दिया है कि जैसे ही अपॉइंटमेंट स्लॉट अवेलेबल होंगे वो उठ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपने सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना है और वेट करना है सही टाइम का।
तो उम्मीद करता हूँ आपका जो ये टाइम रहेगा आप इसको बिल्कुल सही से मैनेज कर लेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत हेल्प आएगा। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।